अच्छा, अगर आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो सोचिए, सबसे पहला बड़ा खिलाड़ी कौन था? वही जिसने सिर्फ भारत को नहीं, इतिहास के पन्नों को भी चमका दिया। मौर्य साम्राज्य। कहानी है मौर्य साम्राज्य की। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मौर्य साम्राज्य की इस जबरदस्त कहानी में हम गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे एक राजवंश ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। देखिए, इस कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साम्राज्य बनने से पहले का भारत कैसा था, फिर जानेंगे कि यह साम्राज्य कैसे बना और इतना विशाल कैसे हो गया। फिर एक ऐसे मोड़ की बात करेंगे जहां एक भयंकर युद्ध ने सब कुछ बदल दिया, और समझेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये वो दौर था जो पूरे भारत में बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। देखिए, किसी एक साम्राज्य के बनने से बहुत पहले भारत असल में कई शक्तिशाली राज्यों का एक समूह था, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मतलब हर राज्य की अपनी पहचान और अपनी ताकत थी। और ये जो महाजनपद थे ना, ये सिर्फ राजनीतिक ताकतें नहीं थीं, बल्कि अपने समय के बहुत बड़े सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी थे, जहां नए नए विचार पनप रहे थे। लेकिन इन 16 राज्यों में से एक था जो बाजी मारने वाला था, मगध। अब सवाल है, मगध ही क्यों? वेल, उसके पास कुछ तुरुप के इक्के थे। सोचिए, गंगा किनारे की उपजाऊ जमीन, यानी अनाज की कोई कमी नहीं, पास में लोहे की खदानें, मतलब बेहतरीन औजार और हथियार, और जंगलों में हाथी जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। इन सब ने मिलकर मगध को एक अजेय शक्ति बना दिया। और इसी मगध की मजबूत नींव पर एक ऐसे नए राजवंश का उदय हुआ जिसने पूरे उपमहाद्वीप को इस तरह एक कर दिया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इस साम्राज्य की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में। और क्या जबरदस्त शुरुआत थी! देखते ही देखते ये साम्राज्य एक अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने लगा। अच्छा, तो हमें ये सब पता कैसे चलता है? देखिए, इतिहासकार भी एक तरह के जासूस होते हैं जो अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कुछ जानकारी चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र से मिलती है, कुछ यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के नोट से, और सबसे ठोस सबूत तो खुद सम्राट अशोक छोड़ गए हैं, पत्थरों पर लिखे अपने संदेशों के रूप में। अब कहानी में एंट्री होती है इस साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक अशोक की। उन्होंने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद वो हमेशा के लिए बदल गए। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग का युद्ध। ये एक इतनी भयानक लड़ाई थी, और इसमें जो तबाही हुई उसने अशोक को अंदर तक हिला के रख दिया। युद्ध के बाद जो पछतावा हुआ, जो दर्द हुआ, उसे अशोक ने दुनिया से छिपाया नहीं। उन्होंने अपने दिल की बात और अपने इस बदलाव को पत्थरों पर खुदवा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ सकें और इससे सीख सकें। उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने शासन को धम्म नाम के एक नए विचार को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, ये जीने का एक तरीका था, एक नैतिक जिम्मेदारी और शांति से जीने का रास्ता। धम्म के सिद्धांत बहुत सरल और यूनिवर्सल थे। बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों की इज्जत करना और इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी दया करना। ये एक तरह से पूरे साम्राज्य को नैतिकता के एक मजबूत धागे में पिरोने की कोशिश थी। तो सवाल उठता है कि मौर्य इतने बड़े और इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को चलाते कैसे थे? क्या था उनकी सफलता का राज? इसका जवाब है एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था। पूरे साम्राज्य को 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों से कंट्रोल किया जाता था, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र सबसे अहम थी, और हर केंद्र को उसकी खास रणनीतिक अहमियत की वजह से ही चुना गया था। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी शक्ति के पीछे एक बहुत ही संगठित सेना का हाथ था। यूनानी लेखकों के अनुसार मौर्य सेना को संभालने के लिए अलग अलग कमेटियां थीं, जो नौसेना से लेकर हाथियों तक हर चीज का मैनेजमेंट देखती थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो हमें यूनानी लेखकों से मिलते हैं। 6 लाख पैदल सैनिक। हो सकता है ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों। अक्सर बाहर से आने वाले किसी साम्राज्य की ताकत को और भव्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये आंकड़े हमें मौर्य साम्राज्य के विशाल संसाधनों और उसकी सैन्य शक्ति का एक अंदाजा जरूर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो उगता है वो ढलता भी है। हर साम्राज्य का अंत होता है
और मौर्य साम्राज्य भी इसका कोई अपवाद नहीं था। लेकिन खत्म होने के बाद भी इसकी विरासत आज तक जिंदा है। ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि ये महान साम्राज्य सिर्फ 150 साल तक ही चला, लेकिन इतने कम समय में भी इसने भारतीय इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी जो सदियों बाद भी महसूस की जाती है। खासतौर पर जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था तो मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बने। और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो भी तो मौर्य काल की ही देन है। तो चलिए इस पूरी शानदार कहानी के अंत में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य से हम क्या अहम बातें सीख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि सही संसाधनों, कुशल संगठन और मजबूत विचारों से बनते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे एक शासक का व्यक्तिगत फैसला इतिहास का रुख मोड़ सकता है, जैसा अशोक के हृदय परिवर्तन ने किया। और सबसे जरूरी बात कि महान शक्तियां भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए। और अंत में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। क्या लगभग 2300 साल पुराना करुणा और नैतिकता पर आधारित शासन का विचार आज की दुनिया को भी कोई रास्ता दिखा सकता है?